हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णुदत्त शर्मा लेसन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पहले फर्स्ट पेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले है चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें है स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले आते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का मतलब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दोनों ही बल कार्य करते हैं आवेशों के मध्य। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो आकर्षण होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उनके मध्य आकर्षण होगा। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण की नेचर होती है। स्थिर विद्युतिकी का डेली यूजेज में या अपने दैनिक जीवन में कहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कोई लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक कोई दूसरा लड़का किसी कपड़े से उस कुर्सी पर बैठे हुए लड़के को झाड़ता है। अगर अपन कुर्सी पर बैठे हुए लड़के को हाथ लगाते हैं तो हाथ में करंट का झटका लगता है। इसका कारण यह है कि जब कुर्सी पर बैठे हुए लड़के को कपड़े से झाड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उस लड़के पर आवेश स्थापित हो जाता है। लड़के के पांव ऊपर होने के कारण और कुर्सी कुचालक होने के कारण आवेश का स्थानांतरण पृथ्वी में नहीं हो पाता है। अब दूसरा लड़का जब इससे हाथ लगाता है तो वह आवेश दूसरे वाले लड़के के शरीर में प्रवाहित होता है। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जिसके कारण उस लड़के को करंट का झटका महसूस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जब किसी गुब्बारे से किसी लड़के के सिर में थोड़ी देर मारा जाए तो 4-5 बार के बाद में ये देखा जाता है कि गुब्बारा पास में आते ही उस लड़के के बाल खड़े हो जाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि जब गुब्बारे और बाल में आपस में घर्षण होता है तो एक पर धनावेश आता है और एक पर ऋणावेश आता है। मान लीजिए कि बालों पर धनावेश आता है और गुब्बारे पर ऋणावेश आता है, तो थोड़ी देर के बाद में दोनों आवेशित हो जाते हैं। धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है। इसीलिए जब गुब्बारा तीसरी या चौथी बार लड़के के सिर के पास लाया जाता है तो उस बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो आप सभी जानते हैं। एक पेन लेते हैं, उस पेन को जब बालों में रगड़ते हैं, बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के छोटे टुकड़े को वह पेन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको समझने का तरीका यह है कि बाल और पेन पहले दोनों ही उदासीन हैं। जब दोनों का आपस में घर्षण किया जाता है तो एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा। जब उस पेन को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो पेन के कारण कागज के टुकड़े में एक साइड में धनावेश होता है, दूसरी साइड में ऋणावेश होता है, जिसके कारण पेन कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके आधार पर देखा जाता है आवेश। आगे अपन देखते हैं आवेश की परिभाषा किसको कहते हैं। सबसे पहले आते हैं, आवेश किसी निकाय का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिसके आधार पर वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं या विद्युतमय कही जाती है। तो आवेश का मतलब है किसी वस्तु का इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। ये आवेश की परिभाषा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आप सभी जानते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई। सबसे पहले एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद में एसआई में भी यही मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सीजीएस में आवेश का मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU होता है, स्टेट कूलाम कहते हैं इसको। आगे अपन चलें, एक विद्युत चुंबकीय इकाई भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट
इसे अब कूलाम कहा जाता है। एक कूलाम में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं और एक अब कूलाम में 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है। अतः यदि अपन इसको आपस में कन्वर्जन करें तो कन्वर्जन से अपने को ये प्राप्त होगा कि एक अब कूलाम जो है वो 10 कूलाम के बराबर हो जाता है। प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद में अपन जानते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब ये सेकंड पेज एक्सप्लेन हो रहा है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। फेराडे केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है, फिजिक्स में कम आता है। पहले विद्युत रसायन और फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स थे, उसमें काम में आता था, पर आजकल वो टॉपिक्स फिजिक्स से हटा दिए गए हैं। तो फेराडे जो मात्रक है वो केवल केमिस्ट्री में काम में आता है। एक फेराडे जो है वो 96500 कूलाम के इक्वल होता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, आप सभी जानते हैं 10वीं के आधार पर I = Q/T होता है। इसके आधार पर अगर आवेश का मात्रक निकाला जाए तो एम्पियर सेकंड होगा, अतः इसका विमीय सूत्र T1A1 होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो प्रकृति में मूल कण हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, उन पर आवेश हैं और द्रव्यमान हैं। ये सब आपको टेबल में लिखाए हुए हैं, एक बार आप टेबल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट कण चलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका है -1 एंड 0, नीचे -1 और ऊपर 0। मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है वो आवेश को शो करता है, ऊपर लिखा हुआ उसके द्रव्यमान को शो करता है। प्रोटॉन का आवेश है P11, तो नीचे 1 है, ऊपर भी 1 है। इसका मतलब है कि नीचे लिखा हुआ प्लस में 1 है तो आवेश धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है। ऊपर जो 1 है इसका मतलब है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 क्यों लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 क्यों माना गया है। दरअसल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 नहीं होता है, वो ऊपर 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जा सकता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के ही कंपेयर में नगण्य माना जा सकता है। उसके बाद में थर्ड पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में 1 एंड 0 है, ऊपर 1 नीचे 0, तो चार्जलेस होगा, उदासीन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही लिया जाता है। केवल एक नाभिकीय भौतिकी ऐसी है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान अलग अलग काम में लिए जाते हैं। फोर्थ पार्टिकल अगर आप देखेंगे इसमें तो अल्फा कण है। अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है, तो He42 होता है। अब अगर आपने केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा है, एक नाभिक होता है, एक परमाणु होता है। परमाणु और नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसी भी तत्व को जब लिखा जाता है, जैसे यूरेनियम 238 और 92, तो 238 ऊपर का जो है उसके द्रव्यमान संख्या को शो करता है, नीचे का जो टर्म होता है उसके प्रोटॉनों की संख्या मतलब आवेश को शो करता है। तो इसको यूं समझें कि हीलियम में नीचे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स हीलियम के नाभिक में प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आवेश जो है 4 प्रोटॉन के इक्वल होगा, क्योंकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान अगर बराबर ले लिया जाए तो फिर इसका द्रव्यमान लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। 5th नंबर पर आप आएंगे तो बीटा कण है। अल्फा, बीटा, गामा, इन कणों का आप अध्ययन नाभिकीय भौतिकी में करेंगे। बीटा कण जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, तो आवेश इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और मैंने द्रव्यमान वाले टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है नियरली इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है, इट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। वो आप नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे कि जो बीटा कण है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। वो इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन नाभिकीय भौतिकी वाले चैप्टर में कर दिया जाएगा। उसके बाद में अपन गामा कण चलते हैं। गामा कण विद्युत उदासीन होता है, विराम द्रव्यमान 0 होता है।
किसी भी कण में दो प्रकार के द्रव्यमान होते हैं, एक विराम द्रव्यमान, एक गतिक द्रव्यमान होता है। इसका विराम द्रव्यमान मतलब गामा कण जब रेस्ट में होता है तो विराम द्रव्यमान उसका शून्य होता है। आगे चलें, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो बीटा कण का एंटी पार्टिकल है। प्रकृति में जितने भी कण पाए जाते हैं उन सभी के एंटी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि दोनों का द्रव्यमान बराबर, आवेश अगर है तो दोनों पर आवेश का परिमाण भी बराबर। आवेश की प्रकृति विपरीत हो जाती है, इसीलिए बीटा कण नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है। तो इसका द्रव्यमान प्लस में इलेक्ट्रॉन के बराबर और आवेश प्लस में इलेक्ट्रॉन के बराबर और द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। नेक्स्ट अगर आप कण देख रहे हैं तो ड्यूट्रॉन। आप सभी लोगों ने हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक सुने ही होंगे, प्रोटियम, ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को S21 लिखा जाता है, तो ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है, नाभिक है। आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और द्रव्यमान 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। उसके बाद में अपन चलते हैं आवेश के गुण या विशेषताएं। सबसे पहले अपन चलते हैं आवेश अदिश राशि है। दूसरा, आवेश अचर होता है। अदिश में आप सभी जानते ही हैं। अचर का मतलब होता है कि ये राशि स्वतः परिवर्तित नहीं हो सकती। जैसे समय चर होता है, क्योंकि अपन जानते हैं समय बदलता ही रहता है, तो समय चर राशि है जबकि आवेश अचर राशि है। उसके बाद में अपन चलते हैं कि आवेश की योज्य प्रकृति होती है। योज्य प्रकृति का मतलब होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है कि किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अगर किसी सिस्टम में 5 कूलाम प्लस में हो, 3 कूलाम माइनस में हो, तो कुल आवेश जो है वो प्लस में 2 कूलाम हो जाएगा। ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है। उसके बाद में अपन चलते हैं किसी निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के बारे में आप आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज। अगर आप 3rd पेज देखेंगे, आवेश की क्वांटीकरण की प्रकृति होती है, तो ये क्वांटीकरण भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं कि आवेश का मान निर्देश तंत्र रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र जो है वो आपने 11th में पढ़ा होगा। निर्देश तंत्र या निर्देश अक्ष या निर्देश बिंदु। निर्देश तंत्र का मतलब है जिसके सापेक्ष किसी गुण का या किसी गति का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। बिना निर्देश तंत्र के सभी दूरियां, सब चीजें व्यवहारिक नहीं हो सकती। जैसे आप मान लीजिए कि किसी स्थान पर बैठे हैं, जयपुर बैठे हैं, अब आप कहें कि दिल्ली 256 किलोमीटर है, तो ये वाक्य गलत कहलाएगा। गलत इसलिए होगा, इसमें मूल बिंदु का निर्धारण नहीं हुआ है, क्योंकि आपने ये नहीं बोला है कि ये कहाँ से हैं। तो अगर आप ये बोलें कि जयपुर से दिल्ली 256 किलोमीटर है, इट मीन्स मूल बिंदु जो है वो जयपुर को माना गया है। निर्देश तंत्र का मतलब यूं समझ सकते हैं अपन कि जैसे आप बस में जा रहे हैं तो बस निर्देश तंत्र हो गई। उसके सापेक्ष अगर आप देखते हैं तो पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। अब आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इस वाक्य की व्याख्या करने के लिए एक तरीका यह है कि जैसे आप मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं तो ग्राउंड फ्लोर की तुलना में आप ऊपर बैठे हैं और सेकंड फ्लोर की तुलना में आप नीचे बैठे हैं। आप अपनी पोजीशन में एक ही जगह बैठे हुए हैं, फिर भी निर्देश तंत्र बदलने से आपकी स्थिति में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। आवेश में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पेन पर 2 कूलाम का आवेश है, तो आपके हिसाब से भी 2 कूलाम, मेरे हिसाब से भी 2 कूलाम, फर्स्ट फ्लोर पर बैठा है उसके हिसाब से भी 2 कूलाम, जो ग्राउंड फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर बैठा है उसके हिसाब से भी 2 कूलाम आवेश होता है। तो ये निर्देश तंत्र पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद में अपन चलते हैं स्थिर आवेश अगर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद में नियत वेग से गतिशील आवेश नियत मान का विद्युत क्षेत्र, नियत मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि अगर आवेश त्वरित हो रहा है, त्वरित माने त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है।
इस बारे में आप विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर है, उसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें आवेश संरक्षण का नियम। पहला है, आप पढ़ चुके हैं 11th में ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है जो राशि जितनी है उतनी की उतनी बनी हुई है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय में कुल आवेश नियत बना रहता है, अर्थात संरक्षित बना रहता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले बाल और पेन वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। बाल भी उदासीन, पेन भी उदासीन। पेन को जब बालों से रगड़ते हैं, मान लीजिए कि पेन पर धनावेश आया, बालों पर ऋणावेश आया, तो जितना आवेश पेन पर आएगा उतना ही आवेश बालों पर आता है। तो निकाय में पहले भी कुल आवेश शून्य था, बाद में भी शून्य ही बना रहता है, अतः आवेश संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट, आप कॉपी में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूरेनियम 238 और 92 है, ये नाभिकीय अभिक्रिया है भाई। नाभिकीय भौतिकी में पढ़ा जाएगा इसके बारे में। ये जो अभिक्रिया लिखी है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसमें ये परमाणु नहीं है, ये सब नाभिक है। यूरेनियम का नाभिक टूटता है तो एक तो हीलियम बनता है, एक थोरियम बनता है। अगर आप इनमें देखेंगे तो यूरेनियम के नाभिक में 92 प्रोटॉन होंगे। अब 92 प्रोटॉन पर प्लस में 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आवेश हो जाएगा। अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन, तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। इसके बाद में थोरियम में 90 प्रोटॉन, तो 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश हो गया। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टोटल आवेश बराबर होगा। तो जितना आवेश अभिक्रिया से पहले उपस्थित था उतना ही आवेश अभिक्रिया के बाद में उपस्थित होता है। अतः आवेश संरक्षण के नियम की इस अभिक्रिया में पुष्टि हो जाती है। एक अभिक्रिया और है, गामा कण है, उदासीन है। ये 2 टुकड़ों में टूटता है। इसमें पहला कण जो है इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कण जो है पॉजिट्रॉन है। इसे प्रोडक्शन इन पेयर या युग्म में उत्पादन कहा जाता है। अभिक्रिया से पहले का कुल आवेश शून्य है, अभिक्रिया के बाद का भी कुल आवेश शून्य है। नेक्स्ट पेजेस के लिए बाद में व्याख्या कर दी जाएगी। आप ये तीनों पेज अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और ऑडियो सुनकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी आप एक बार पूछ लेना, नहीं तो जब भी रेगुलर क्लासेज चालू होगी उस समय बता दिया जाएगा।